नमस्कार दोस्तों। यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और लास्ट पार्ट में हमने डिफरेंट प्रेशर यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात किया था कि एक प्रेशर यूनिट को दूसरे प्रेशर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कहाँ से अराइज होते हैं, इसको हमने डिटेल में देखा था। आज उसी पार्ट को उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस पार्ट में हम लोग एनर्जी और पावर यूनिट को कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक एनर्जी यूनिट को दूसरे एनर्जी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे जो डिफरेंट पावर यूनिट होता है, ब्रेक हॉर्स पावर होता है या बीएचपी होता है, सीएचयू क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है। इस सब के बारे में एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। बॉयलर हॉर्स पावर क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में एनर्जी और पावर यूनिट को समझेंगे। पंप के केस में पावर कैसे निकालते हैं, मतलब वाटर हॉर्स पावर क्या होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर और एनर्जी इस पार्ट में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लास्ट पार्ट में मैंने डिफाइन किया था वैसे ही अभी फर्स्ट डिफाइन करते हैं कि वर्क और एनर्जी, वर्क कहिए या एनर्जी कहिए, इसका डेफिनेशन क्या रहता है। आपको पता है एज ए यूनिट की बात करें तो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वर्क, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो यानी हो गया एफ इंटू डी और ये एनर्जी का यूनिट हो गया। तो एफ का फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर यानी न्यूटन मीटर। वन न्यूटन मीटर जो है ये आप एक तरह से बोलो कि वर्क है या एनर्जी का यूनिट है। और 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल भी कहा जाता है, 1 जूल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे लास्ट पार्ट में मैंने बात किया था वैसे यहाँ पे भी है। अगर आपको कई बार क्या रहता है कि किलोग्राम मीटर भी एज ए वर्क और एनर्जी का यूनिट लिखा रहता है। तो आप बोलोगे कि भाई किलोग्राम मीटर ये तो वर्क और एनर्जी का यूनिट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे लास्ट पार्ट में बताया था कि ये किलोग्राम मीटर है, एक्चुअली ये यहाँ पे किलोग्राम मीटर में एफ साइलेंट है, ये एक्चुअली है किलोग्राम फोर्स मीटर। और आपको पता है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो ये बेसिकली हो गया 9.8 न्यूटन मीटर, इसलिए हो गया 9.81 जूल। यानी आप 1 किलोग्राम फोर्स मीटर को आप लिख सकते हो 9.81 जूल के बराबर, ठीक है, 9.81 जूल के बराबर। और जैसे लास्ट पार्ट में भी हमने बात किया था कि अगर आप किलोग्राम फोर्स न लिख करके सिर्फ किलोग्राम मीटर समझ रहे हो तो इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट जी है, क्योंकि यहाँ पे जी से मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एनर्जी डिवाइडेड बाय जी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे एक चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक और एनर्जी का दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट है वो है कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, ये सबको याद रहता है इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, ये होता है 4.187 किलो जूल। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.187 किलो जूल, ये तो सबको याद ही रहता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये सबसे ज़्यादा यूज में भी आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। देखिए, कुछ और यूनिट को कन्वर्जन करने के लिए उसको पहले डेफिनेशन समझना पड़ेगा। और डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक एनर्जी का यूनिट है और इसका डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन है, वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 पाउंड ऑफ वाटर यानी मास कितना दे दिया, 1 पाउंड, डेल्टा टी कितना दे दिया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपको फिर हीट रिक्वायर्ड, तो हीट क्यू इजकल टू एम सी पी डेल्टा टी, आप फॉर्मूला लगाओ तो एम हो गया 1 पाउंड, सीपी, सीपी अगर आप देखना चाहो तो सीपी जो है वाटर के केस में, वाटर के केस में सीपी क्या होता है, 1 किलो कैलोरी होता है, यानी 4.187 किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.187 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा, तो डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अगर हमको यानी 1 BTU जो हो गया वो हो गया 1 पाउंड इंटू 4.187 इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर डिफरेंस है। अच्छा, अगर 1 BTU को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो डेल्टा फ़ारेनहाइट है इसको डेल्टा सी या डेल्टा के केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एसआई यूनिट में केल्विन ही होता है। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर स्केल है उसमें डेल्टा सी और डेल्टा के ये तो सेम रहता है, बट
डेल्टा एफ और डेल्टा रैंकाइन ये भी सेम रहता है, यानी जो स्केल है कि सेल्सियस और केल्विन स्केल वो सेम है, और उसी तरह फ़ारेनहाइट और रैंकाइन का स्केल सेम है। मतलब क्या कि अगर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये होता है 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी मतलब जब ये 100 डिग्री का चेंज होता है सेल्सियस में या केल्विन में, तो यहाँ पे 180 डिग्री का चेंज होता है फ़ारेनहाइट और रैंकाइन में। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा सी जो है वो बड़ा यूनिट है कंपेयर टू डेल्टा एफ, और ये कितना रेशियो आता है 180 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1.8 के बराबर आता है। ठीक है, तो यानी हमको डेल्टा फ़ारेनहाइट को डेल्टा सी में कन्वर्ट करना है, या डेल्टा या सी या केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 1.8, या फिर डेल्टा केल्विन डिवाइडेड बाई 1.8, ये करना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होगा, लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये होता है 0.4536 किलोग्राम इंटू 4.187 इंटू डेल्टा के डिवाइड बाई 1.8, और ये अगर आप करते हो कैलकुलेशन तो ये आ रहा है 0.4536 गुणे 4.187 भागा 1.8, और ये आ रहा है 1.055124, और ये किलो जूल में था, तो ये हो जाएगा आपका किलो, ये ऑब्वियसली आपका जो यूनिट आ जाएगा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू वो इतना किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को किलो जूल में आपने कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूँ। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हमारा कैलकुलेशन से है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1.055 की, सॉरी, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 1.055 किलो जूल, या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.95 बीटीयू, डिवाइड कर दे। तो आप समझ सकते हो कि किलो जूल और बीटीयू ऑलमोस्ट क्लोजर यूनिट है, तो और यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ गई। उसी तरह एक और यूनिट है एनर्जी का, जिसको सेंटीग्रेड हीट यूनिट बोलते हैं। ये सारे यूनिट का ना डेफिनेशन आपको पता है तो आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट का डेफिनेशन क्या है कि पानी को अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करना है 1 पाउंड पानी को, तो कितना एनर्जी लगेगा, और वो टर्न आउट टू बी 1.055 किलो जूल। ठीक है, तो उसी तरह सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या है, ये बोलता है कि 1.8, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया 1 BTU, यहाँ पे ये 1 BTU नहीं है, ये है 1 CHU। 1 CHU यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या डेफिनेशन है कि बस सेम ही डेफिनेशन है ब्रिटिश थर्मल यूनिट का, बस वहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट ना होकर डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 CHU जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पाउंड MCP 4.187 इंटू डेल्टा सी, और डेल्टा सी और डेल्टा केल्विन सेम ही होता है तो इसमें कुछ कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.4536 इंटू 4.187, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.187 गुणे 0.4536, और ये टर्न आउट टू बी 1.89 1.89 किलो जूल के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 किलो जूल इज इक्वल टू, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो किलो जूल को CHU में, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.89, यानी 1 किलो जूल जो हो जाएगा 0.529 CHU के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CHU और ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में बात कर लिया। अब आप इसको चाहो तो इसको CHU यूनिट को आप यहाँ पे, मैं इसको हटा दूँ, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 0.529 CHU के बराबर अगर मैं लिख दूँ 1 किलो जूल इज इक्वल टू 0.529 CHU के बराबर लिख दूं, तो 1 किलो कैलोरी को अगर CHU में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है 4.187 किलो जूल होता है, और ये हो जाएगा अगर इसको CHU में कन्वर्ट करना है तो 4.187 इंटू 0.529, ये टर्न आउट टू बी 2.2
2.205 2.2205 CHU के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे हमने किलो कैलोरी को CHU में भी कन्वर्ट कर दिया ब्रिटिश थर्मल। उसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं किलो कैलोरी को ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.187 किलो जूल, और 1 किलो जूल जो होता है 0.95 B2 के, तो ये कितना हो जाएगा 4.187 इंटू 0.95, ये टर्न आउट टू बी 3.969 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो यहाँ पे हमने कितने तरह के यूनिट कन्वर्जन करना देख लिया, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और उसके अलावा आपका किलो जूल और CHU के बारे में हमने देख लिया। कुछ और यूनिट के बारे में भी बात करते हैं। एक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट करके एक यूनिट होता है। टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट क्या यूनिट है? ये है, अगर ये यहाँ पे मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है इसीलिए ऐसा ये आ गया। टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग 1 टन ऑफ क्रूड ऑयल। 1 टन क्रूड ऑयल जलाने से जो एनर्जी निकलेगी वो होता है टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो अब आप बोलोगे फिर तो ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रूड ऑयल आप जला रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड है 1 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। 1 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट जो होता है वो 10 टू द पावर 7 किलो कैलोरी के बराबर, यानी 10 टू द पावर 10 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है। एक और यूनिट है, उसको बोलते हैं मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा कि इसका 1 टन ऑयल इक्विवेलेंट का 10 टू द पावर 6 कर दो तो मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 1 MTOE इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 TOE, और 10 टू द पावर 6 TOE मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 16 कैलोरी। 1 MTO को लिख सकते हो। ठीक है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.187 जूल होता है, तो इसको लिख सकते हो 4.187 इंटू 10⁻16 जूल। तो आपको पता है यहाँ पे याद रखना बहुत आसान है। टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट मतलब 10 टू द पावर 7 किलो कैलोरी। बस एक याद रख लो, एज ए डेफिनेशन है कि 1 टन ऑयल को जलाने से 10 टू द पावर 7 किलो कैलोरी निकलते हैं। तो बाकी आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन देख लिया। अब एक और डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बॉयलर हॉर्स पावर बोलते हैं। बॉयलर हॉर्स पावर क्या है? बॉयलर हॉर्स पावर है कि अगर 15.65 किलोग्राम वाटर को जीरो मतलब आप अगर इसको वाटर को पानी में मतलब स्टीम में कन्वर्ट करना है तो जो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी स्टीम में कितना टेम्परेचर पर कन्वर्ट करना है, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर, तो उसको पावर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूं कि ये एनर्जी यूनिट के बारे में नहीं बल्कि हम लोग पावर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, पावर यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पावर होता है ना, पावर पहले क्या होता है वो समझिए। पावर जो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? जूल। टाइम का यूनिट कितना है? सेकेंड। जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड हो गया पावर का यूनिट। और 1 जूल पर सेकेंड को 1 वाट भी बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 वाट हो गया, 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट हो गया। बॉयलर हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, यानी हम एनर्जी पर यूनिट टाइम का यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्या है? ये है 15.65 किलोग्राम पानी को अगर आप स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 1 घंटे में, तो कितना पावर के इक्विवेलेंट होगा, उसको बोलते हैं बॉयलर हॉर्स पावर। तो यानी हमें चाहिए इसको, अगर हमको एक्चुअली में पावर में कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो पावर जो होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी हमें चाहिए m इंटू लेटेंट हीट। 100 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट कितना है, और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम यहाँ पे 1 आवर है, 1 आवर मतलब कितना हो गया 3600 सेकेंड। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बॉयलर हॉर्स पावर इन वाट में आ जाएगा। और मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे देखो 15.65 कर रहा हूँ, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो लैटेंट हीट होता है, वो आता है 2268 किलो जूल, पर किलोग्राम, डिवाइडेड बाई 36 से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है 15.65 गुणे 2268
भागा 36 से, ये आ रहा है 9.85, मतलब ये ऑलमोस्ट 9.81 किलो ये सेकेंड है, तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है 9.81 किलोवाट के बराबर। तो ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये इसका एनर्जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही आ जाता है। तो ये मैं कुल मिला के जब इसका फाइनल जो रिजल्ट करूं कि वन बॉयलर हॉर्स पावर इज इक्वल टू 9.81 किलोवाट। तो ये याद रखना बहुत आसान हो जाता है। डेफिनेशन भी आपको पता हो गया और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी पता हो गया, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशन हमने समझ लिए हैं कि बॉयलर हॉर्स पावर क्या होता है। अच्छा, जब हम लोग पंप्स की बात करते हैं, पंप्स और कंप्रेसर और ये सब में, इसमें भी हम लोग कुछ कुछ हॉर्स पावर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्या क्या हम लोग बात कर रहे हैं, हमने इसके बारे में जब पंप के बारे में बात किया था तो बताया भी था। एक तो होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। दूसरा होता है वाटर हॉर्स पावर, वाटर हॉर्स पावर। ठीक है, जिसको हाइड्रोलिक पावर भी बोलते हैं, वाटर हॉर्स पावर। तो इसका डेफिनेशन क्या है वो समझिए। देखिए, अगर पंप जो फ्लूइड को पावर जनरेट कर रहा है ना, यूजफुल पावर डिलीवर टू फ्लूइड, उसको बोलते हैं वाटर हॉर्स पावर। और आपको पता है यूजफुल पावर डिलीवर टू फ्लूइड क्या होता है। जैसे कोई पंप है या कंप्रेसर ही है, और आपका इनलेट में जो हेड है और आउटलेट में जो हेड है, ये दोनों का जो डिफरेंस हो गया वही पावर आपने फ्लूइड को डिलीवर किया है। तो ये जो हेड का जो डिफरेंस होता है ना, वो मान लीजिए H है। तो आप अगर वाटर हॉर्स पावर लिखना चाहते हो, वाटर हॉर्स पावर, वाटर हॉर्स पावर, तो इसको पावर में कन्वर्ट करना है H को, तो आप क्या कर सकते हो, m.g, यानी एक्स मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी मास फ्लो रेट इंटू जी इंटू एच, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और मास फ्लो रेट को लिख सकते हो डेंसिटी टाइम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो यानी पंप के केस में जो पावर आता है ना, पंप के केस में ये क्या होता है, आप एक तरह से बोल सकते हो रो जी एच जो है ये, तो वर्क यानी रो जी एच, यानी रो जी एच इंटू क्यू, यानी प्रेशर इंटू क्यू जो होता है, वो पंप या कोई फैन है या किसी भी टर्बो मशीनरी है, उसके द्वारा जो वाटर हॉर्स यानी फ्लूइड पे जो पावर डिलीवर कर रहा है, इट इज यूजफुल पावर डिलीवर्ड टू द फ्लूइड। तो इसको हम लोग वाटर हॉर्स पावर बोलते हैं। ट्रेडिशनली ऐसे बोलते हैं, मतलब अगर आप कोई भी फ्लूइड पे दे रहे हो ना, तब भी इसको वाटर हॉर्स पावर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप हाइड्रोकार्बन ऑयल को दे रहे हैं तो फिर इसको कुछ और बोलेंगे, नहीं, वाटर हॉर्स पावर ही बोलते हैं। अच्छा, ब्रेक हॉर्स क्या बोलते हैं, ये जो शाफ्ट पावर है इसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। शाफ्ट पावर को ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। तो बेसिकली ये हो जाता है ओमेगा इंटू टी शाफ्ट, टॉर्क इंटू ओमेगा जो है ये पावर का यूनिट है, तो टॉर्क सप्लाई टू शाफ्ट इंटू ओमेगा, ये होता है ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के पावर के बारे में बात किया है। अब हम लोग बात करते हैं ये इसके बाद हम लोग हॉर्स पावर के बारे में बात बोलते हैं। तो हमने देखिए, एक तो बीएचपी यानी बॉयलर हॉर्स पावर के बारे में बात किया, एक फिर ब्रेक हॉर्स पावर के बारे में बात किया। ये हम टर्बो मशीनरी के केस में, ये बॉयलर के केस में हमने बात किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग से पढ़ते आए हैं, ये हमने बात किया टर्बो, ये ब्रेक हॉर्स पावर है। ये हमने बॉयलर केस में, ये टर्बो मशीनरी केस में बात किया। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूनिट यूज में लाते थे बचपन से ही, वो होता है हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर क्या है इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए, जो हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जो होता है वो होता है मेट्रिक यूनिट में। दो तरह के हॉर्स पावर होते हैं, एक तो हॉर्स पावर होता है मेट्रिक, और दूसरा जो होता है ब्रिटिश यूनिट का। और दोनों हॉर्स पावर का वैल्यू अलग अलग होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो 1 हॉर्स पावर जो ब्रिटिश यूनिट का होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और इसको अगर आप लिखोगे तो 33,000 फीट पाउंड पर मिनट होता है। यहाँ पे टाइम का यूनिट मिनट में होता है, तो ये हमें याद ही रहता है हॉर्स पावर। लेकिन जब अगर आपका मेट्रिक यूनिट में हो गया 1 हॉर्स पावर, जब मेट्रिक की बात करते हो, ये कैसे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसके बराबर डिफाइंड है। और हमने बात किया था कि जब भी आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में अगर दिया है, तो इसको अगर आपको एसआई यूनिट में जाना है, यानी किलोग्राम फोर्स आप समझो,
यानी न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स में कन्वर्ट करना है तो कितना करना होगा 75 इंटू 9.81 और फिर ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 75 गुणे 9.81, ये आता है 735 वाट के बराबर। तो दो तरह के हॉर्स पावर के हमने बात किया, हॉर्स पावर मेट्रिक यूनिट में और ब्रिटिश यूनिट में। ब्रिटिश यूनिट में जो होगा वो होगा आपका 746 वाट के बराबर होगा, और अगर हॉर्स पावर मेट्रिक में देखोगे तो वो होता है 735 वाट के बराबर। ठीक है, अब एक और लास्ट यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, और ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये किलोवाट जो है क्या है, पावर का यूनिट है, और आवर टाइम का यूनिट है। यानी अगर किलोवाट आवर बोलोगे तो ये एक्चुअली में एनर्जी का यूनिट हो गया। समझ रहे हैं, ये बहुत सिंपल समझने की बात है कि किलोवाट तो पावर का यूनिट यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, और उसमें आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किलोवाट आवर जो है एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है। तो वो अगर 1 किलोवाट आवर को अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है किलो जूल, या फिर आपको वाट में किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है यानी एनर्जी का यूनिट है, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट मतलब कितना होता है, किलो जूल, यानी किलो जूल और इंटू 3600 किलो जूल पर सेकेंड, और टाइम कितना लेना है 3600, यानी इसको लिख सकते हैं 3600 किलो जूल। 1 किलोवाट आवर को आप लिख सकते हो 3600 किलो जूल, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि टाइम जो है ये किलोवाट होता है किलो जूल पर सेकेंड, और टाइम लेना है 3600, तो 3600 किलो जूल के बराबर। और इसको फिर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 4.187 से डिवाइड कर दो तो 36 डिवाइड बाई 4.187, और ये टर्न आउट टू बी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860, और आपका ये आ जा रहा है 860 किलो कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है जब हम लोग पावर कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। तो हमने सारे यूनिट कन्वर्जन के बारे में जो पावर से रिलेटेड है, पावर और एनर्जी से रिलेटेड है, उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। हमने बात किया है किलो कैलोरी के बारे में, हमने बात किया है किलो जूल के बारे में, हमने बात किया है ब्रेक हॉर्स के बारे में, पावर में हमने बात किया है बॉयलर हॉर्स पावर के बारे में, हॉर्स पावर के बारे में बात किया है, मेट्रिक एंड ब्रिटिश हॉर्स पावर के बारे में बात किया है। इसके अलावा सेंटीग्रेड हीट यूनिट के बारे में बात किया है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में बात किया है, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बारे में बात किया है, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बारे में बात किया है। तो ऑलमोस्ट सारे जो रिलेटेड यूनिट्स है हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार हम ब्रीफली यहाँ पे समराइज कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी से रिलेटेड यूनिट्स जो आपको याद रहने चाहिए, और वो है कुछ आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट याद रखने चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है बीओ एग्जाम के लिए भी, और अदरवाइज आपको ऐसे भी याद रहे तो आपकी इसकी फीलिंग बहुत अच्छी रहती है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, अगर किलो कैलोरी मतलब कैलोरी यूनिट में, या जूल यूनिट में अगर आप देखो, किलो जूल यूनिट में देखो, तो कैलोरी यूनिट में वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसी को आप जूल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टीम के लिए हो जाती है वो 0.5, फ्लू गैस का 0.24 होता है, एयर का 0.23, एस का 0.2 होता है। तो आप देख सकते हो ये फ्लू गैस, एयर, ये ऑलमोस्ट गैसियस फेज में होते हैं ना। तो जितने भी गैसियस फेज के जो होते हैं ना, चाहे एयर हो चाहे फ्लू गैस हो, इसके स्पेसिफिक हीट 0.25 0.2 के बीच में ही होता है। ये किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। उसी तरह अगर हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 0.55 से लेके 0.65, मतलब कोई भी ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल ये सब के रेंज में होता है, इसी रेंज में होता है। किसी किसी का आप देखोगे तो 0.5 भी मिल जाएगा, किसी किसी का 0.7 भी मिल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द ऑयल का 0.55 से 0.65 होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आप किलो जूल में 4.187 से मल्टीप्लाई करके आप कर ही सकते हो। तो ये स्पेसिफिक हीट आपको याद रहने चाहिए। उसी तरह लैटेंट हीट की बात करो तो लैटेंट हीट अगर आप देखो तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो होता है कितना होता है, लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो होगा, यहाँ पे हम लैटेंट हीट की बात कर दें, लैटेंट हीट की बात, तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो होगा वो कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, और इसको आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो ये होता है 2268 किलो जूल पर किलोग्राम। ये वाटर के बारे में आ गया। उसी तरह आइस का कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम,
और इसको अगर आप कन्वर्ट करो तो ये आता है 336 किलो जूल पर किलोग्राम। अच्छा, ये लैटेंट हीट ना टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है। आपको पता है जितना हाई प्रेशर होगा लैटेंट हीट उतना कम होगा। तो यहाँ पे जब हमने बात किया है लैटेंट हीट का, ये जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बात किया है, ठीक है। अगर आप 15 डिग्री सेल्सियस पे बात करोगे वाटर का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन में, इफिशियंसी कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। वो आता है 2466, यहाँ पे आता है। ओहो, जो लैटेंट हीट जब इसका एट 15 डिग्री सेल्सियस लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो आता है 2466 किलो जूल पर किलोग्राम, जो कि 584 कैलोरी पर ग्राम के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ये याद रखनी चाहिए, ये सारी चीजें डेटा आपको याद रखना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गैस लॉज और उससे रिलेटेड जो कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।